Hello dosto, welcome back to another lecture of strategic management. In the previous lecture we have studied best analysis, SWOT analysis and the advantages and disadvantages of the both, in which we have compared the SWOT analysis with the best analysis. Okay, so in this video we will be studying about corporate strengths, weakness, opportunities and threats, and then we will discuss about portfolio analysis. So let's start with corporate strengths. So as you can see on the screen, corporate strengths, analyzing strengths is an essential part of business analysis, mainly because it allows better decision making, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करना एक एसेंशियल पार्ट होता है बिजनेस एनालिसिस का. क्यों? क्योंकि एक बेटर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और मैनेजमेंट में हमें हेल्प करता है. नोइंग व्हाट यू डू वेल ऑलवेज अलाउज यू टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको पता चल गया अगर कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो, तो आप उसको और अच्छा कर सकते हो एंड कॉन्सिक्वेंटली रिसीव द मैक्सिमम बेनिफिट, और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो. ठीक है. द कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ्स क्या क्या होती हैं? फाइनेंशियली वेरी साउंड, मतलब कि पैसे की दिक्कत नहीं होना. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस होना, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, गुड परफॉर्मेंस इन प्रोडक्शन एंड सर्विसेज विद कंसिस्टेंट रिकॉर्ड्स एंड टेक्नोलॉजिकली रिच विद एक्सपर्टाइज. ये कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं कॉर्पोरेट की. क्या क्या? फाइनेंशियली वेरी साउंड, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा सब. ठीक है. और इसको मैं एमसीक्यू क्विज में भी कराऊंगा, तो वहाँ से भी आपको हेल्प हो जाएगी. ठीक है. गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, गुड परफॉर्मेंस इन प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, कंसिस्टेंट रिकॉर्ड, टेक्नोलॉजी रिच विद एक्सपर्टाइज, technologically rich. These are the corporate strengths within and outside the organization. Now if I come to corporate weakness, then corporate weakness similar to corporate strength, there may be corporate weakness too. Strength है तो weakness भी होंगी. क्या क्या हो सकती है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ड्यू टू इकोनॉमिक स्लम मतलब एकदम सडन फॉल आ गया प्राइस या वैल्यू में किसी चीज़ की, तो एकदम अंडर यूटिलाइजेशन होता है उस कैपेसिटी का. हाई डेट बर्डन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, लैक ऑफ मैनेजरियल स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी गैप होता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, लैक ऑफ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है. तो ये कुछ वीकनेस होती हैं कॉर्पोरेट्स की. बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ एंड कॉर्पोरेट वीकनेस आर एग्जामिन्ड एंड रिव्यूड टुगेदर इन कनेक्शन विद कॉर्पोरेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को किसके साथ वो करते हैं? हम किसके कनेक्शन में उसको रिव्यू करते हैं? उसके कॉर्पोरेट मिशन के, और कॉर्पोरेट का जो मिशन होता है और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करेंगे. अ बैलेंस्ड एंड अप्रोप्रिएट मिक्स फ्रॉम बोथ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इज मेड इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट अ गुड कॉर्पोरेट प्लान. एक बैलेंस्ड और एक अप्रोप्रिएट मिक्स स्ट्रेंथ्स और वीकनेस से होना चाहिए, जिससे कि आप एक गुड कॉर्पोरेट प्लान बना पाएँ विच कैन बी अचीव्ड एंड फुलफिल्ड ड्यूरिंग इट्स एंटायर प्लान पीरियड, जो आप अचीव कर पाएँ. ठीक है. तो ये था कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ्स और वीकनेस. अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की. अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? द फॉलोइंग में बी टर्म्ड एज अपॉर्चुनिटीज़ विच शुड बी टाइमली यूटिलाइज्ड एंड अवेल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन गेनफुली. क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? सीजनल एंड क्लाइमेटिकली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट. कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिमांड उसी टाइम, मान लो उसी टाइम में उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है. ठीक है. तो उस क्लाइमेट में उसकी ज़्यादा डिमांड आती है, तो वो अपॉर्चुनिटी आप उसको एडवांटेज ले सकते हैं. ग्लोबल मार्केट्स फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट सर्विसेज, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई. ठीक है. रूरल मार्केट्स टू एक्सप्लोर एंड टू पेनिट्रेट मतलब गेन एक्सेस टू रूरल मार्केट्स में आपका गेन आ गया. ठीक है. टू एक्सप्लोर द मार्केट्स इन द underdeveloped developing states and places, to avail the incentives concession declared by central and state government. डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मर्जर और एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं. ठीक है. बहुत सारी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे कि अभी आप देख पाओ तो शेयर मार्केट में कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, उनके पास देख रहा है कि अपॉर्चुनिटी है आगे, जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सकती है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं यार, तो वो कर सकते हैं. ठीक है. और आप भी कर सकते हैं अगर आप एनालाइज करें चीज़ों को. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आगे, ये अपॉर्चुनिटी है एक बहुत अच्छी आपको अपना मनी मल्टीप्लाई करने की. ठीक है. तो ये सब चीज़ें रहती हैं. सिमिलर टू अपॉर्चुनिटीज़ देयर में भी थ्रेट्स टू प्रिवेलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. हाँ, और मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ऐसे कहीं भी जाके, अब शेयर मार्केट में लोग कहते हैं कि गैम्बलिंग होती है, बट अगर आप शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से एनालाइज करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, तो अभी से अगर आप करने लगोगे तो आगे जब आपके पास पैसा होगा तो आप अच्छे से, आपको नॉलेज मिल जाएगी, आप एनालाइज कर पाओगे चीज़ों को, तो आप ट्राई कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए. ठीक है. बट उसके लिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो रिकमेंडेशंस पे अपने घर वालों की, और तभी आप उसका डिसीजन लें. मैं कुछ नहीं बोलूँगा. ठीक है. तो सिमिलर टू अपॉर्चुनिटीज़, बैक टू आवर वर्क. सिमिलर टू अपॉर्चुनिटीज़ देयर में भी थ्रेट्स टू प्रिवेलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. अपॉर्चुनिटीज़ आर थ्रेट्स भी होते हैं विच मस्ट बी एग्जामिन्ड एंड नेसेसरी एक्शन टेकन टू बी फ्री फ्रॉम दिस और टू सॉल्व दिस प्रूडेंटली सो दैट लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन में भी मिनिमम. क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, कॉम्पिटिशन, प्राइस कटिंग वार, फ्री इम्पोर्ट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, हाई एंड एडवर्स डेट इक्विटी रेशियो हो सकता है, इंक्रीज इन फाइनेंसिंग कॉस्ट हो सकती है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है ड्यू टू इंटरनेशनल रिसेशन इम्पैक्ट और ड्यू टू एनी डिसीज, एग्जाम्पल कोरोना वायरस. बिल्कुल यार, मतलब ऐसे नोट्स. चलो
थ्रेड्स आपने देख ही लिया, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं और ये इकोनॉमिक स्लो डाउन ड्यू टू इंटरनेशनल रिसेशन, मतलब कि किसी डिजीज़ जो आप देख रहे हो, कोरोना वायरस एक डिजीज़ है, वायरस है, उसके वो भी एक थ्रेड ही है. ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ द सॉर्ट वुड बी एनालाइज क्रिटिकली टू फाइंड आउट अ बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल. ठीक है, तो सारा फैक्टर जो है सॉर्ट एनालिसिस एनालाइज किए जाते हैं जिससे कि आप बेस्ट अल्टरनेटिव फाइंड कर पाएँ. तो ये था कुछ कॉर्पोरेट से रिलेटेड सॉर्ट एनालिसिस था. ठीक है, अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस की. तो पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है? एक मिनट. Portfolio analysis is a term used in describing methods of analyzing product market portfolio with the following aims. प्रोडक्ट और मार्केट, मतलब वो प्रोडक्ट मार्केट में कैसा चलेगा उसका एक पोर्टफोलियो करना, उसका एक एनालिसिस करना, उसको हम पोर्टफोलियो एनालिसिस बोलते हैं. विद द फॉलोइंग एम्स, क्या क्या? टू आइडेंटिफाई द करंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट इन इट्स मार्केट एंड द स्टेट ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन इन एज ऑफ दिस मार्केट. कि आपकी प्रोडक्ट की आप ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेस देख रहे हैं मार्केट में कैसी चल रही है. ठीक है, उसकी ग्रोथ हो सकती है, वो डिक्लाइन होगा आने वाले फ्यूचर में. ठीक है, तो टू आइडेंटिफाई व्हाट स्ट्रेटजी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन और इम्प्रूव अ वीक वन. और आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम पोर्टफोलियो एनालिसिस से कि हमें क्या स्ट्रेटजी चाहिए होगी जिससे हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर सकें या फिर हमारी कोई वीक जो है स्ट्रेटजी है वो उसको इम्प्रूव कर सकें. तो सेवरल मैट्रिसेस हैव बीन डेवलप्ड ओवर द ईयर्स टू एनालाइज मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट पोजीशन. कुछ मैट्रिसेस बनाए गए हैं जिससे आप एनालाइज कर सकते हो मार्केट में आपका शेयर कैसा रहेगा, प्रोडक्ट का मार्केट की ग्रोथ कैसी, मार्केट पोजीशन क्या है. फॉर एग्जांपल इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको विजिबल हो. अरे यार गलत हाईलाइट हो गया. फॉर एग्जांपल शाइन शूज मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केट 55 मॉडल्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केट्स 55 मॉडल्स ऑफ वुमेन शूज़. एक शाइन शूज़ करके कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट करती है 55 मॉडल्स ऑफ वुमेन शूज़. वुमेन शूज़ के 55 मॉडल जो है वो मार्केट करती है. जनरल मैनेजर रियलाइज दैट सेल्स इंक्रीज्ड बट प्रॉफिटेबिलिटी स्टडीली डिक्रीज्ड ओवर द पास्ट 2 years. मैनेजर ने रियलाइज़ किया कि सेल्स तो बढ़ गई, आप 55 मॉडल निकाल रहे हो यार एक ही शूज़ के, तो सेल्स तो बढ़ी ही ना, बट प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम हो गई. ये मैनेजर ने देखा कि पिछले 2 साल से कमाई नहीं हो रही है. ही डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड एंड ही आस्क्ड अ कंसल्टेंट टू कंडक्ट अ पोर्टफोलियो एनालिसिस. उसको समझ नहीं आया कि हुआ क्यों, तो उसने कंसल्टेंट को बुलाया. उसने बोला कि आप इसका पोर्टफोलियो एनालिसिस करो. द स्टडी प्रोवाइडेड सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट. उस स्टडी से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए. द टॉप 5 मॉडल्स रिप्रेजेंटेड 17% ऑफ टोटल सेल्स. जो मतलब 55 मॉडल में से 5 and 5 55 बोल रहा हूँ, 10 नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है, इन 55 मॉडल में से जो टॉप 5 मॉडल्स थे उनकी 17% सेल्स थी. ठीक है, हाउएवर दोज 5 वर नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट वर टू हाई. वो इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं थे क्योंकि उनको प्रोड्यूस करने में, उनका प्रोडक्शन करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो वो प्रॉफिट नहीं दे रहे थे. और सबसे ज़्यादा सेल उन्हीं की हो रही थी, तो सेल तो बढ़ गई बट प्रॉफिट नहीं बढ़ा. एट द सेम टाइम अदर मॉडल्स वर हाईली प्रॉफिटेबल बट देयर सेल्स वर नेग्लिजिबल विद इन द ओवरऑल पोर्टफोलियो. बाकी प्रॉफिटेबल थे बट उनकी सेल नहीं हो रही थी. द मैनेजर डिसाइडेड दैट हायर इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट्स शुड बी मेड इन मोस्ट प्रॉफिटेबल मॉडल्स एंड दस टू पुश द ओवरऑल प्रॉफिट अप. फिर मैनेजर ने सोचा कि हायर इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केटिंग में और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स में एफर्ट लगाते हैं जिससे कि जो मोस्ट प्रॉफिटेबल वाले जो हमारे वो हैं मॉडल्स हैं वुमेन शूज़ के, उसको हम बेच पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा और जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसको अप कर पाएँ. द रिजल्ट्स वर पॉजिटिव एंड द कंपनी इंप्रूव नोटेबली इट फाइनेंसेस थैंक्स टू द इनसाइट्स ऑब्टेन्ड बाय द पोर्टफोलियो एनालिसिस. ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था ये, मैंने यहाँ पे डाला. तो कंपनी ने क्या किया, पोर्टफोलियो एनालिसिस किया. उसको पता चला कि भाई 55 मॉडल वो मैन्युफैक्चर कर रही है, उसमें से टॉप 5 जो है वो बिक रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नहीं बिक रहे थे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा था उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाया, उसमें ज़्यादा मार्केटिंग करी. ठीक है, तो वहाँ से आपका वो प्रॉफिट उठने लगा और ऐसे ऐसे आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस ने इसमें हेल्प करी. तो फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को, वो है देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स हिस्टोरिकल, पर्सनल, स्ट्रेटेजिक, एनवायरमेंटल एक्सेट्रा विच इन्फ्लुएंस पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कुछ हैं उसमें से, वो कौन से हैं? मिशन एंड विजन, वैल्यू सिस्टम, फ्यूचर ऑफ करेंट बिजनेस, position on the portfolio matrix PLC, government policy, competitive environment, common resources, supply demand conditions, competitive moves, portfolio strategy of parent, business environment. ज़रूरी नहीं आपको सभी लिखना है, आप इसमें से 4 या 5 भी याद कर सकते हैं. ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कोई ऐसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी. ठीक है, ये अगर आएगा तो बहुत ही कम नंबर में आएगा, तो 4 मार्क्स में आएगा, इस तरह से आ सकता है. तो उसमें आपको
आप लिख सकते हो अपने आप भी कि क्या क्या पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को आप कॉमन सेंस की तरह देख सकते हो, जैसे मिशन विजन हो गया, वैल्यू सिस्टम हो गया, करंट बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, डिमांड, ये सब आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना। और यही था आज की वीडियो में। ठीक है, SWOT एनालिसिस कॉर्पोरेट के हिसाब से हमने देख लिया, पोर्टफोलियो एनालिसिस हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद बोस्टन मैट्रिक्स, जिसमें हम बताएंगे प्रोडक्ट की डिमांड कैसे होती है और प्रोडक्ट कैसा होता है। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ BCG मॉडल भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंड्स ऑफ मॉडल से। तो अभी के लिए इतना ही। दैट्स इट, एंड हिट लाइक इफ़ यू आर एंजॉइंग द कंटेंट। दैट्स इट, सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।